थैंक यू। हाँ जी, ग्रुप में ऐसा नहीं है। Okay, thank you. So, with the dear children, very good morning to you all once again, and welcome you all in this class with us. So, we were to continue with the revision of our BT, rather discussion of the question paper. It is with the question number 16. We are to start with the question number 16 with it. Question number 16 with it basically deals with the coastal diagram. It depicts with a, let me make use of this coastal diagram, draw this coastal diagram rather. आपको बेटे ये 16th क्वेश्चन 4 अलग अलग पार्ट्स में पूछा गया है. Coastal diagram depicts the spectral series. The different spectral series indicated are Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Fund series. And let me better draw this coastal diagram first of all, beta. So we have this is something like this, beta. N is equal to 1, it is, and here N is equal to 2, and here for this N is equal to 3, for N is equal to 4, and let me extend it further a little bit. N is equal to, this is for 5, N is equal to 6 beta, N is equal to 7, and so on. In this manner, beta, you can regard these different values. N for 1, for central one, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. इस तरीके से बेटे आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं. आपको जो अलग अलग सीरीज दी गई है, दीज आर लाइमन सीरीज. ये आपका बेटा n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे, 3 से, देन बेटा फ्रॉम 4, देन फ्रॉम 5, ये आपका लाइमन सीरीज. एंड बामर सीरीज के लिए आपका n1, दिस इज इक्वल टू 2, this is your Balmer series, and after the Balmer series, this is Balmer series, Lyman series, Balmer series. Then beta we have Paschen series. N1 is equal to 3. This is Paschen series, and this is your Paschen series. Bracket series, N1 is equal to 4 for the bracket series beta. This is bracket series beta. Bracket series, and here the last is beta fund series. N1 is equal to 5 for this fund series. This way we have this फंड सीरीज बेटे. इन बेटे अलग अलग सीरीज के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है. फर्दर मोर इट इज गिवन दैट बेटा वेव नंबर एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज गिवन बाई. आपको रिलेशनशिप ऑलरेडी बेटे दे रखा है, क्वेश्चन पेपर में इटसेल्फ दिया गया है. वेव नंबर दिस इज इक्वल टू बेटे 1 बाई लैम्डा. इट इज ऑल गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ अपॉन 1 by n1 square minus 1 by n2 square बेटे. एंड डियर चिल्ड्रन आपको कैपिटल आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है 974 10 रेज़ पर बेटा 7 पर मीटर बेटे. और
फर्दर मोर आपको इंडिकेट किया गया है N1 जो है इट इज इंडिकेटिंग लोअर एनर्जी लेवल, और जो N2 है इट इज इंडिकेटिंग बेटा हायर एनर्जी लेवल बेटा। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज मेड अवेलेबल टू यू। इसके बेसिस पे आपको बेटे 4 क्वेश्चंस का सेट पूछा गया है। आई एम बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट वन। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज इज नीडेड बेटे। शॉर्टेस्ट बेटे जो आपका होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लाइन, इसको बेटे आप सीरीज लिमिट भी कहते हैं। हमने पहले बड़ी डिटेल में बात की थी बेटा। ये आपका 11th क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट जो होता है इट इज आल्सो कॉल्ड बेटा सीरीज लिमिट, ये भी इसको बोला जाता है। और रिलेशनशिप देखिए आपके पास है, बिकॉज आपको बामर सीरीज दी गई है, लाइमन सीरीज के बाद बामर सीरीज दी गई है, तो बामर सीरीज इंडिकेट आपको ऑलरेडी करके दिया गया है। N1 आपका 2 है और N2 जो होगा आपका ये बेटे शॉर्टेस्ट के लिए इनफाइनाइट होगा। N1 इज इक्वल टू 2, N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब आप इस रिलेशनशिप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली बेटे आपके पास जो वेवलेंथ है, इस फॉर्मूला को सॉल्व करके दिस विल टर्न आउट टू बी 3646 एंगस्ट्रॉम्स बेटा। तो इन दिस मैनर यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटा। फिर से बेटे ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल सीरीज की जब भी आपको पूछी जाए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि आपका जो हायर एनर्जी लेवल है आप उसको इनफाइनाइट इमेजिन करेंगे, और जो लोअर एनर्जी लेवल है वो तो आपका जो भी पर्टिकुलर सीरीज है, लाइमन है, बामर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, फंड है, N1 की तो बेसिक लोअर वैल्यू रहेगी। सो इन दिस मैनर वी कैन आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। और ये आपका रादर फर्स्ट क्वेश्चन था 16th का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें अगर, सेकंड मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज ए वेवलेंथ ऑफ 5400 एंगस्ट्रॉम्स। आपको जो लाइमन सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें लाइमन सीरीज की बात की गई है, इसमें आपको सेकंड मेंबर की वेवलेंथ जो है दिस इज 5400 एंगस्ट्रॉम्स, दिस इज गिवन टू यू। और आपको वेवलेंथ फर्स्ट मेंबर की पूछी गई है। सेकंड मेंबर में लाइमन सीरीज में आपका N1 1 हो जाएगा, N2 जो होगा ये 3 होगा सेकंड मेंबर के लिए। जब आप फर्स्ट मेंबर की बात करोगे N1 आपका 1 है, N2 आपका 2 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप लैम्डा निकाल सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा एक बार। द सेकंड मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज ए वेवलेंथ ऑफ 5400 एंगस्ट्रॉम्स। सेकंड मेंबर की बात करेंगे जब हम, तो ये सेकंड मेंबर है आपका, ये जो सेकंड लाइन आप देख रहे हो, इसमें N1 1 के बराबर है, N2 आपका 3 के बराबर है। जब बेटे आपको जवाब देना है फर्स्ट मेंबर के लिए, तो फर्स्ट मेंबर के लिए N1 आपका 1 है, N2 आपका 2 हो जाएगा बेटा। सो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 2। ये चीज आपको इसलिए दी गई है कि अगर इन केस आपके पास R के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, R की वैल्यू आपको नहीं है दी हुई, तो वो R अपने आप, जब आप N1 को 1 और 3 पुट करोगे पहले, फिर आप N1 को 1 और N2 को 2 पुट करोगे तो R कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन लकीली आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है, आपके लिए इस इंफॉर्मेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो जब बेटा डियर चिल्ड्रन आप कैलकुलेशन करोगे, इट विल टर्न आउट टू बी 6400 एंगस्ट्रॉम्स बेटे। इसका भी ए ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएगा। पहले का भी ए ऑप्शन था बेटा, सेकंड का भी आपके पास ए ऑप्शन जो है रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। देन लेट अस बेटे फोकस अपॉन प्रॉब्लम नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, इसी 16th क्वेश्चन के साथ रिलेटेड जो है। लेट अस बेटे ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट आपका जो है, आइए देखें। फॉर द ब्रैकेट सीरीज, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया आपको एग्जामिनर ने। ब्रैकेट सीरीज की बात की गई है, ब्रैकेट सीरीज।
और हमारा ध्यान एकदम से इट शुड बी ऑन द ब्रैकेट सीरीज विद हियर इट लाइज। आपको कहा गया है कि n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 5 6 7, n1 इज इक्वल टू 5, n2 इज इक्वल टू 6। आपको सिर्फ सिंपली वैल्यूज दी गई हैं। इफ आई कैन शो यू बेटा, तो ये कुछ है, आई थिंक ये ब्लर्ड दिखेगा आपको, क्लियर नहीं दिख रहा है आई को। तो ये कुछ वैल्यूज ही देकर आपको पूछा गया है। सो ब्रैकेट सीरीज में आप यहाँ पे देखिए n1 आपका बेटे जो है दिस इज इक्वल टू 4, n2 आपका 5 ऑनवर्ड सारी वैल्यूज आ जाएंगी। n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इसका भी आपका बेटे ए ऑप्शन जो है ये बन जाता है। तो डियर चिल्ड्रन कुछ भी मुश्किल नहीं था, सीधा सीधा हमने इस स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर फोकस कर लेना था। n1 और n2 आपको सीधा ही पता चल जाना था, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। देन बेटे फॉर द लाइमन सीरीज फोर्थ पार्ट है आपके इसी क्वेश्चन का। डियर चिल्ड्रन लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 16 का जो है फॉर द लाइमन सीरीज, आपको लाइमन सीरीज की बात की गई है। n1 इज इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, n2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और लैम्डा 1 बेटे अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, मैं दोबारा लिख रहा हूं फॉर्मूला। मेरे पास था न्यू बार 1 बाई लैम्डा, इट वाज r 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर, ये मेरे पास था। तो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट फॉर n1 एंड n2 आई विल गेट 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर it will become 4, so I will have r, this is 4, 4 minus 1 3, this is 1 by lambda, and बेटे I will be having lambda, उल्टा कर दीजिए रिलेशनशिप को, it will be 4 upon 3r। ये आपको सारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। It is said that for the Lyman series n1 is equal to 1, n2 is equal to 2 and lambda 1 आपको ये दिया गया है। आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि ये जो lambda 1 है, it is the shortest wavelength, it is the longest wavelength, neither shortest nor longest, and D part है none of these। इसमें डियर चिल्ड्रन मैंने अभी अभी आपको बिगिनिंग में इंडिकेट किया है कि शॉर्टेस्ट लाइन वेवलेंथ की जो होती है, शॉर्टेस्ट के लिए आपका जो n2 है ये बेटे इनफाइनाइट होता है शॉर्टेस्ट के लिए, ये शॉर्टेस्ट के लिए, और लॉन्गेस्ट के लिए n2 आपका 2 ही होगा, जो भी आपका मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने मिनिमम वैल्यू 2 ही लिया है, n1 का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, n2 का 2 होगा, तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, इट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेटा। तो अकॉर्डिंगली आपका ये बी ऑप्शन बन जाना था बेटा फोर्थ का। सो बेटे डियर चिल्ड्रन इफ आई अगेन फर्दर बेटा रिकैप्चुलेट दीज ऑल पार्ट्स, फर्स्ट का ए पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट। 16 क्वेश्चन के पहले का ए पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, फोर्थ का बेटा बी पार्ट आ जाएगा। अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज बेटा दिस पर्टिकुलर एज सच। देन डियर चिल्ड्रन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16, दिस वाज not at all beta difficult one, everything was there given in the question itself। कोस्टल डायग्राम जो है वो आधा तो उसी से देख के सॉल्व हो जाना था। तो then let me furthermore beta come up with the new question। next question 17th question है बेटे, two cells of EMF EN E1 and E2 are connected in the two ways shown। आपको बेटे दो सेल्स दिए गए हैं, एक सेल आपका ये है और सेकंड सेल दिस इज गिवन, इट इज हैविंग EMF E1, इट इज हैविंग EMF बेटे E2, और दूसरी बार इनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया गया है और आपको ये EMF E1 एंड E2 दी गई है। तो देखिए बेटे यहाँ पे तो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, दिक्कत कोई नहीं है, और दोनों एक तरफ ही ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे है तो सीरीज में, लेकिन एक सेल दूसरे के अपोजिट अटैच कर दिया गया है,
तो यहाँ पे आपका जो नेट ईएमएफ होगा डियर चिल्ड्रन, इट विल बी E1 प्लस E2, ये अपोजिट लगने की वजह से E1 माइनस E2 हो जाएगा। देन फर्दर मोर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द बैलेंस पॉइंट्स इन द गिवन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट फॉर द टू combination of cells are found to be 35.1 सेंटीमीटर। इसके लिए बैलेंस पॉइंट 35.1 सेंटीमीटर पे है, इसके लिए 70.2 सेंटीमीटर के लिए है। तो बेटे कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है। E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2 बेटे जब आप रेशो लिखोगे तो ये 35.1 एंड 70.2, आई थिंक इट इज 1/2। इनको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपके पास E1 E2 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज, कोई मुश्किल काम नहीं। देन बेटे लेट मी फोकस अपॉन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन हमारा जो है ये क्या कहता है बेटा, आइए देखें, डिस्कस करके देखें बेटा। व्हाट इज 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर DL कैरिंग ए करंट I एक्टिंग व्हेन placed in a magnetic field B? What is the direction of this force? What is the force on a conductor DL vector? एक कंडक्टर आपको दे रखा है, DL इसका बेटा लेंथ है, it is carrying a current I बेटा and it is placed in a magnetic field B. What is the direction of the force? Magnetic force जो है that is demanded. So dF, because there is small length of the element, dF it must be equal to I dl vector cross B vector, and this should never be confused with B. So this is the magnetic force. See here, this is just the cross product of the two vectors. And when we talk about the cross product of the two vectors, we always use the rules of the cross product with it. So here dl vector as well as B vector, the direction of this force will be perpendicular to both of these vectors, DL and B. And we will start with DL. You can use your right-handed screw rule with your fingers starting from DL towards B. Or you simply can also answer like that. Here, the direction of this magnetic force, this is perpendicular to both DL vector as well as B vector. This is just one line answer. So, राइट हैंड रूल और क्रॉस प्रोडक्ट रूल आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। देन बेटे 19th क्वेश्चन, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। आपको करंट एक 2 एम्पियर का पहले दे रखा है, इट चेंजेस टू 6 एम्पियर। करंट की वैल्यू चेंज होके 6 एम्पियर हो गई है और टाइम इस चेंज के लिए बेटे 2 सेकेंड्स का लग गया है, and induces an EMF of 20 millivolt। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है और ये 20 मिलीवोल्ट की EMF इंड्यूस हो रही है आपके सर्किट में। लेट मी बेटे वंस अगेन डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल। बेटा आपको कहा गया है कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी M के लिए होती है। Calculate the mutual inductance between the two coils when a current of 2 ampere it changes into 6 amperes in 2 seconds and induces an EMF of 20 millivolt in the secondary coil। बच्चों याद करने की कोशिश करिए, induced EMF E, this is minus M into DI upon DT। ये रिलेशनशिप हमने बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए वर्कआउट कर रखा है ऑलरेडी। So here M is to be calculated, E is 20 millivolt, it will be 20 मिली को आप कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻³ हो जाएगा बेटा, और माइनस M एच हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन छोड़ देंगे एंड में। DI चेंज कितना आ गया, 4 का आ गया, 6 में से 2 को माइनस किया, दिस इज 4 एंड टाइम कितना लगा जी 2 सेकेंड्स का, तो दिस इज इक्वल टू 2 एंड बेटे I will be having that my M, this is equal to 20 10⁻³ divided by वो 2 नीचे आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड बन गया बेटा, this is 10 10 10⁻³ and this is 10
इसके यूनिट्स हेनरी होते हैं, तो मैं मिली हेनरी भी लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड वाइज आपका जो कैपिटल एम है बेटा, ये 10 मिली हेनरी के बराबर की न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी रहेगी बेटे। सो बेटे डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ब्रीफली देख लीजिए, आपको एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉइल प्रोवाइड किया गया है। इन द प्राइमरी कॉइल करंट इज 2 एम्पियर, इट इज चेंजिंग इनटू 6 एम्पियर इन 2 सेकंड्स बेटा। और दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस वर्कआउट करनी है हमने। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपको दी गई है 20 मिली वोल्ट की। सो इन दिस मैनर बेटे वी कैन डील विद दिस ऑल। देन इसके बाद बेटे मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। मार्क्सवेल्स इक्वेशंस आपको लिखनी है। मार्क्सवेल्स इक्वेशंस बेटे आपकी एक तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू लिख दोगे। देन बेटे आप लिख सकते हो कि आपका B डॉट डी एस 0 है, एंड फर्दर मोर आपका जो E है वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर है, और एक एम्पियर्स लॉ आपका बन जाता है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो ये चारों इक्वेशंस आपको लिखनी थी। सो इन दिस मैनर आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी आंसर कर सकते हैं। लेट अस देन बेटे फोकस अपॉन क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 21 बेटे। 21 question beta, it says that what do you mean by Fresnel's distance beta? Fresnel's distance. What do you mean by Fresnel's distance beta? ZF से हमने इसको डिनोट किया था। And give expression for it. इसका फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखाना है बेटे। फॉर्मूला तो ZF आप जैसे जानते ही हैं, दिस इज स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन लेमडा जो है इसके बराबर होता है। अगर आप स्टेटमेंट पार्ट की बात करें, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं बेटे, फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस जो है ये स्क्रीन का स्लिट से वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर जो स्प्रेड ऑफ द लाइट है ऑन द स्क्रीन वो बेटे स्लिट की विड्थ के बराबर आ जाता है। फिर से बेटे ध्यान से सुनिएगा, when we talk about Fresnel's distance, we say that it is defined as that distance of the screen from the slit, that distance of the screen from the slit at which the spread of light on the whole screen that becomes equal to small d, that is the slit width. So in this manner आप इसको आंसर कर सकते हैं बेटे। Question number 22 beta, dear children, let us focus upon this beta. Question number 22 beta, 22nd. If a radiation of wavelength 5000 angstroms, wavelength आपको बेटे 5000 angstroms का दिया गया है, is incident on a surface having work function 1.2 electron volt. Work function 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का आपको दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, दिस इज वेरी नीडेड। आपको याद होगा हमने ये एक्सप्रेशन कर रखा है E इंटू वी एस, दिस इज इक्वल टू बेटा यूर एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी, और ये आपका वर्क फंक्शन माइनस कर दोगे। तो देखो बेटे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि वी नीड स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, यही आपको दे रखा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आपका वी एस ही है, ई से डिवाइड कर दीजिए। वी एस विल बी इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई, एच न्यू नॉट अपॉन ई बेटा। एच आपके पास है और न्यू आपका जो है ये आपके पास दिया हुआ है, ये आपको फाई दे रखा है, दिस इज फाई। ये फाई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, इसको कन्वर्ट करना नहीं भूलना, नहीं तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा बेटा। तो ये सारा कुछ बेटे कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दिस इज टर्निंग आउट टू बी 1.28 वोल्ट्स बेटा। इतना आपका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है। फिर से एक बार बेटे ब्रीफली देख लीजिए, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हमारे पास है, ये वर्क फंक्शन है, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं आप, इस पूरी एच इंटू न्यू नॉट को। और एच न्यू सी बाई लेमडा होता है, दिस इज वेल नोन टू यू, यू कैन सब्स्टिट्यूट फॉर दिस बेटा। और आप जब ये सारा कैलकुलेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 1.28 वोल्ट्स के बराबर आपका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है
that will appear beta. So in this manner बेटे आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं. 23rd बेटे क्वेश्चन नंबर. Let us focus upon this question number 23 बेटे. 23rd. What do you mean by mass defect beta? And what is the reason for the mass defect to appear? And what is the energy corresponding to the mass defect of 1 AMU? छोटा सा क्वेश्चन था. मास डिफेक्ट क्या चीज है बेटे? जब भी हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस के इंटीरियर में वी हैव प्रोटॉन्स एज वेल एज बेटे न्यूट्रॉन्स. इमेजिन कर लो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास Z के बराबर प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास A माइनस Z इसके बराबर न्यूट्रॉन्स जो हैं ये पड़े हैं. फिर से ध्यान दीजिए, Z प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास A माइनस Z के बराबर न्यूट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं जिसकी आप बात कर रहे हो. और इनका मास हम बेटे सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं. इनके मास की कैलकुलेशन के लिए वी विल से दैट MP, मान लो एक प्रोटॉन का मास है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स का कलेक्टिवली मास आ गया, और फर्दरमोर this is the number of neutrons available with us. So we will say that it is A minus Z. This is the total number of neutrons present. एक न्यूट्रॉन का मास Mn है, तो you can well imagine that this is the total mass of all the protons and this is the total mass of all the neutrons in this nucleus. इन दोनों को ऐड कर लिया. This is the mass of all the nucleons present inside the nucleus. And imagine that capital M, this is the mass of the nucleus. Mass of the nucleus. और ये mass of nucleons when not packed बेटे, इनको पैक नहीं किया गया, ये तब का मास है. The difference in the two masses that will give you the mass defect बेटे. So I can say that बेटे mass defect आपके पास जो है ये ZMP plus A minus ZMN minus capital M. This is your mass defect बेटा. और मास डिफेक्ट को आप डेल्टा M कह सकते हो. मास डिफेक्ट का रीजन क्या है कि ये आपके जो न्यूक्लियॉन्स हैं बेटा, इनको पैक होते टाइम बेटा, जब आप इनको पैक कर रहे हो, इनके मास का लॉस हो जाता है और वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी. सो दिस मास डिफेक्ट बेटे इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी. सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस मैनर वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. And after that beta, let me focus upon furthermore next question beta. That question is question number I think 24 beta. आइए देखिए 24th क्या है. A PN junction diode is connected to a battery of EMF 4.5 volt. एक PN junction diode आपको दे रखा है. This is PN junction diode. और it is connected in the circuit in this manner. ये सर्किट डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटे इसके लिए. और ये देखिए आपके पास बैटरी बाहर से लगा दी गई है और ये पूरे का पूरा सर्किट सेटअप जो है दिस इज गिवन टू यू. दिस इज बेटे 4.5 वोल्ट्स. ये आपका डायोड हो गया. 1000 ओम आपको दे रखा है. मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. A PN junction diode is connected to a battery of EMF 4.5 volt. It is indicated, and an external resistance of 1000 ohm it again indicated. What is the value of the current in the circuit given that the barrier potential is 0.5 diode? इसका बैरियर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट के बराबर आपको दे रखा है डायोड का, तो आपको करंट निकालना है. तो बेटे डियर चिल्ड्रन, इतना तो इसको ओवरकम करने में यूज हो जाएगा. नेट वोल्टेज आपके पास 4.5 माइनस 0.5 दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट और R आपको 1000 ओम दे रखा है, तो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R. दिस इज 4 अपॉन 1000. डायरेक्टली यू कैन राइट 4 मिली एम्पियर्स.
सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेटा। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं, आसान सीधी सीधी बातें। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर विद स्पेशल मेंशन ऑफ द एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल को इंडिकेट करता हुआ बेटे आपको ये ड्रॉ करना है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए। लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस फर्दर विद दिस ऑल। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 25। एनर्जी लेवल डायग्राम आपसे पूछा गया है। एनर्जी लेवल डायग्राम में आपके पास ये इस तरीके का सेटअप, we have this conduction band, valence band, forbidden band। आपको याद होगा जब हमने बेटी एक्सेप्टर लेवल की बात की थी, एक्सेप्टर लेवल आपका फॉरबिडन बैंड में यहीं प्रेजेंट होता है, ये इस जगह पर। और इसकी जो वैल्यू है एनर्जी की, एनर्जी का जो डिफरेंस है वैलेंस बैंड से, ये लगभग 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होता है। बड़ा नजदीक होता है ये इसके। और जब ये नजदीक होगा बेटे तो फिर हम क्या कर पाएंगे, ये हम कहा करते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जब जो इस वैलेंस बैंड में पड़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जंप करके इधर आ जाएंगे तो आपकी होल्स इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं है, but there are holes present in the valence band, that is why the number of holes जो हैं these are the majority carriers in the p type semiconductor material। और n टाइप में बेटे आपका डोनर लेवल होता है, ऊपर होता है वो, और उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में डायरेक्टली चले जाया करते हैं। सो इन दिस मैनर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 इज बेटा, how will you derive the electric field at any point on the axial line of the electric dipole? Simple, axial line electric dipole, electric field intensity needed। तो डेरिवेशन डायरेक्टली मैं अब नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, सीधा आपको थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ। how we were to proceed with, this is our electric dipole, negative charge, positive charge, center, let it be 2l length, जैसे आप इमेजिन किया करते हैं q and at a distance से बेटा r हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट p इमेजिन किया, और इस पे आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया। दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो आपका नेट फील्ड जो है E, इट विल बी E1 माइनस E2। जब आप दोनों को कैलकुलेट कर लोगे, ये आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब इन द डायरेक्शन p to x, ये आपके पास जो है ये बन जाएगा। सो ये रिजल्ट मैंने डायरेक्टली बेटे इंडिकेट कर दिया है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली एक बार डिराइव करके देख सकते हैं अगर आपको किसी में दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 27 न्यूमेरिकल पार्ट है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट आल्सो बेटा। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जिस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। तो आइए देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 27 हम किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। ए सीरीज LCR सर्किट इज शोन बिलो। आपको एक सर्किट दे रखा है, दिस इज L एंड ये आपके पास C है, और ये आपके पास L C एंड R, ये L R है, ये C है, ये L है। वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये आपको अप्लाइड AC सर्किट सिग्नल वोल्टेज दी गई है, दिस इज 50 पर सेकेंड आपको दे रखा है AC का, दिस इज 20 ओम, C इट इज नीडेड, L इट इज 100 मिली हेनरी बेटा। ये चीज आपको दी गई है, आपको करना क्या था, पावर फैक्टर इज यूनिटी। पावर फैक्टर आपका बेटा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1,
इट मींस cos फाई 1 के बराबर है, तो फाई आपका जो है ये 0 डिग्री के बराबर हुआ कि आपका जो है वोल्टेज और करंट दीज आर इन फेज विद ईच अदर। व्हेन पावर फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी बेटे, तो ये आपकी रेजोनेंस कंडीशन बन जाया करती है। तो रेजोनेंस कंडीशन पे इंपीडेंस आपका Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, और अगर ये Z R के बराबर है तो दैट इज इंडिकेटिंग दैट XL आपका XC के बराबर हुआ, और XL आपका ओमेगा L है, ये 1 ओमेगा C है, एंड वी नीड C बेटा, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर, इसको इस तरफ में नहीं लेके जाते, चलिए ऐसे C निकाल लेते हैं। C will be equal to 1 omega square into L ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, इट इज 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू L। ये बेटे आपके पास जो है 100 माइक्रोफैरेड आफ्टर सॉल्विंग आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ बेटे यू कैन प्रोसीड विद दिस डिस्कशन। देन बेटे draw a well labeled diagram for the compound microscope, also derive the expression for the magnification produced by it। बहुत बार मैंने इसको सॉल्व किया है, बहुत बार डिस्कस किया है, तो फिर भी मैं हिंट आपको देता हूं बेटे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में व्हाट वी आर सपोज टू डू, आपने एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक बेटे आपने आईपीस लेंस जो है ये ड्रॉ कर लेना है। टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं ड्रॉ कर रहा बेटे अब। और इन दोनों लेंसेज के साथ आपने ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रख के इमेज फॉर्मेशन बना लेनी है, और आपका इसमें जो मैग्निफिकेशन है आप मैग्निफिकेशन के लिए यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। तो अगर आपको कोई बेटे दिक्कत आए तो ऑप्टिक्स वाला जो लेक्चर हमने रिवीजन के टाइम का है या अदरवाइज दूसरे टाइम का है, आप उसको एक बार उठा के देख लेना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई आपको नहीं डाउट रहेगा। इतना याद रखिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दैट इज ऑफ स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, और जो आपका आईपीस लेंस है वो बेटे आपका जो है लार्ज फोकल लेंथ का होता है, बिकॉज उसको लाइट को कलेक्ट करना होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा और कम फोकल लेंथ का इसीलिए है बिकॉज दैट इज टू कलेक्ट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट फार अवे। सो आइए बेटे प्रोसीड करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 29, how will you prove that the nuclear density is constant for all the nuclei? Nuclear density rho mass upon volume के बराबर होती है। मास आपका स्मॉल m into a, स्मॉल m mass of one nucleon, capital A it is the total number of the nucleons present in the nucleus, और वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब के बराबर आप जानते हैं। R is equal to R naught, a raised to power 1/3 is well known to you, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, it will be equal to m into a, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई R की जगह पे ये पुट करिए R naught, a raised to power 1/3 इसका क्यूब हो गया जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे रो विल बी इक्वल टू 3 into m into a डिवाइडेड बाई 4 पाई R naught की पावर 3, ए एस सच, ए से कट गया, रो इज 3 into m अपॉन 4 पाई R naught क्यूब। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट्स हैं, नो वेरिएबल इज देयर। क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट एज सच, ये वेरी नहीं करती है। 3 कांस्टेंट है, मास ऑफ द सिंगल न्यूक्लियन हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R naught दिस इज आल्सो कांस्टेंट बेटा, और अकॉर्डिंगली ये आपका जो पूरे का पूरा डेंसिटी है ये बेटे कांस्टेंट रहेगा। सो इन दिस मैनर वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेटा। देन इसके बाद तो बेटे आपकी जो है ये हाउ विल यू डिस्कस फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बेटे फॉरवर्ड बायस तब होगा व्हेन P is connected to the positive terminal and N is connected to the negative terminal। आपको डिटेल्ड डायग्राम बेटे देना था सर्किट वाला, तो डिटेल्ड डायग्राम मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने बनाया नहीं है,
मिली एमीटर आप यहाँ पे लगा सकते हो इन दिस मैनर, और ये इन दिस मैनर आप ये कर सकते हैं, और बेटे यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर अटैच कर सकते हैं in order to record this. And this is बेटे how it will be forward biased. और यहाँ ग्राफ आपको करंट के लिए और वोल्टेज के लिए जरूर प्लॉट करना था. We have voltage on this axis, current on this axis, and this type of graph will be there. और ये